हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है और इस मॉनसून सत्र में आम लोगों के मुद्दे सदन के अंदर उठाए जा रहे हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई और उसकी वजह से न सिर्फ माल का नुकसान हुआ बल्कि लोगों को जान भी गंवानी पड़ी, इस पर भी सदन में चर्चा चल रही है। और इस सब के बीच जलवायु परिवर्तन का एक विषय भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आया है, जो प्राइवेट मेंबर बिल डे के दिन डॉक्टर जनक राज ने उठाया था। और भी मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ 4 जो भाजपा के विधायक हैं वो चारों मौजूद हैं। दीपराज जी हैं, ID लखनपाल जी हैं और डॉक्टर जनक राज के साथ लोकेंद्र कुमार जी हैं। तो चारों से ही हम बात करेंगे और ये ऐतिहासिक बातचीत रहने वाली है। डॉक्टर जनक, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश में आपदा आई, लोगों की जान गई। हमने देखा कि 23 में भी ऐसी आपदा आई, 24 में भी यही देखने को मिला। जलवायु परिवर्तन का विषय भी आप लेकर आए, ये कितना गंभीर विषय है अगर हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से देखें? देखिए, कार्बन उत्सर्जन बढ़ गया है, पेड़ कम हो रहे हैं और जो पेड़ों की वैरायटी है, जो पहाड़ों पर, यंग हिमालय पर ज़मीन को कटाव से रोकने के लिए जो पेड़ चाहिए, उन जो चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं उनकी संख्या कम है। और अनेकों वर्षों से, जैसे इस बार 75वां वन महोत्सव जो मनाया गया, उसमें भी हम देख रहे हैं कि हर जगह, हर वन महोत्सव में चीड़ और देवदार के पौधों को ही लगाया जाता है। तो ये चीड़ और देवदार के पौधे भूमि कटाव को रोकने में असमर्थ होते हैं। तो इसलिए हमने ये प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को ये बताया कि कुछ नीति बने जिसमें क्षेत्र की क्या ज़रूरत है, क्षेत्र में अगर भूमि कटाव ज़्यादा हो रहा है, जैसे लाहौल स्पीति का एरिया है, कुल्लू का एरिया, जिस जगह ज़्यादा ऐसा हो रहा है वहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले पेड़ लगाए जाएं। जहाँ पर फसलों को जंगली जानवर ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं वहाँ पर फलदार पौधे लगाए जाएं। साथ ही साथ जहाँ पर पशुओं के लिए चारे की ज़रूरत है उस क्षेत्र में वैसे पौधे लगाए जाएं। उदाहरण के लिए, जैसे जितने भी नदियों के क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र हैं, अगर हम वहाँ पर बांस के पौधे लगाएं तो बांस ज़मीन को पकड़ता भी है, पशुओं के चारे के भी काम आता है और स्टेट को रेवेन्यू भी आता है। मेडिसिनल प्लांट्स हैं, चंदन है, अनेकों जड़ी बूटियों का हिमाचल में जो यहाँ पर उत्पादन होता है। तो फॉरेस्ट विभाग पर प्रतिवर्ष अरबों रुपया खर्च होता है। तो फॉरेस्ट विभाग की अकाउंटेबिलिटी तय हो, क्षेत्र की क्या ज़रूरत है वो सदन के हिसाब से चुने हुए प्रतिनिधि जो भी हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल के हैं चाहे विपक्ष के हैं, उनसे पूछा जाए कि उनके क्षेत्र में क्या ज़रूरत है, किस तरह के पौधे लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि हर क्षेत्र की ज़रूरत अलग अलग है। इसलिए हमने ये प्रस्ताव लाया था और हमें खुशी है कि इस प्रस्ताव में सबने समर्थन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसमें आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में जो वन महोत्सव मनाए जाएंगे और जो वन विभाग जो पौधारोपण करता है उसमें जो भी सुझाव सभी सदस्यों के द्वारा दिए गए हैं, जो तर्कसंगत चीज़ें हैं, जो डुएबल हैं, जिनको किया जा सकता है, उनको जरूर किया जाएगा। जी। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा में इस गंभीर मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है क्योंकि विषम परिस्थिति के वजह से हिमाचल प्रदेश में लगातार आपदा आ रही है। ID लखनपाल जी हमारे साथ हैं। लखनपाल जी, आपसे तो बात राजनीति की, कुछ नाराज़ नज़र आ रहे हैं आप अध्यक्ष महोदय से, क्यों? नहीं, नाराज़गी वाली बात कोई नहीं है। देखिए, राजनीतिक परिदृश्य में कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं और जब लोकसभा के और विधानसभा के उपचुनाव चल रहे थे तो माननीय स्पीकर महोदय ने एक बयान दिया था कि जो 6 कांग्रेस पार्टी के जो निष्कासित विधायक हैं उनके हमने सर कलम कर दिए जी। और साथ में 3 जो निर्दलीय हैं उनके सर जो आरी के नीचे हैं और छटपटा रहे हैं, उनके भी सर जल्दी कलम कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग करना मैं समझता हूं कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को नहीं करना चाहिए था और देश में आज तक शायद ही किसी स्पीकर ने इस तरह का वक्तव्य कोई दिया हो। और उसमें स्पीकर महोदय ने अपना स्पष्टीकरण दिया कि सदन के अंदर जो मेरे दायित्व कुछ और हैं और सदन के बाहर मेरे कुछ और हैं जी। लेकिन देखिए, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पेशे से वकील हैं और अगर इस प्रकार की भाषा का उपयोग करेंगे तो उसका समाज के अंदर गलत मैसेज आता है। और विधायक हम भी तो कुलीग हैं उनके, अपने कुलीग के प्रति इस तरह की दुर्भावना रखना मैं समझता हूँ कि अच्छी परंपरा नहीं है। तो इतनी सी बात हमने करी थी और उनको बुरा लगा। लेकिन आप ये देखिए, जो उन्होंने बात कही, जो पूरे देश में और प्रदेश में वायरल हुई, उससे चुने हुए विधायकों को या पूर्व विधायकों को कितनी ठेस पहुँची होगी। उनको सभी की गर्मी का ध्यान रखना है। आज जो सदन में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उससे तो साफ जाहिर हो रहा था कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और जो सदन के नेता हैं तो वो सबको साथ लेके चलना चाहिए। इस प्रकार का व्यवहार थोड़ा ना करना चाहिए था। माननीय हमारे जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी हैं
हर्षवर्धन जी वो निंदा प्रस्ताव लेके आए। जी। ठीक है, वो अपनी पार्टी की तरफ से निंदा प्रस्ताव लेके आए, लेकिन निंदा प्रस्ताव के बाद हमारे नेता प्रतिपक्ष को बोलने की मंजूरी देनी चाहिए थी। कम से कम वो अपना स्पष्टीकरण दे, इतनी सी बात थी, लेकिन उन्होंने उस बात को सुना नहीं, अनसुना कर दिया और ये जाहिर किया कि सदन को जो उन्होंने उनको ज़रूरत नहीं है हमारी। निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं आप विधानसभा अध्यक्ष के, क्योंकि वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि वो विपक्ष को ज़्यादा मौका देते रहे हैं और जो विधानसभा की बीते सत्रों की भी कार्यवाही है उसको उठाकर देख लिया जाए तो वो निष्पक्ष हैं और विपक्ष को ज़्यादा मौका देते हैं बोलने का। नहीं, वो ठीक है दिया, लेकिन आज का जो वाक़या हुआ है मैं तो उस संदर्भ में बात कर रहा हूँ जी। और उस संदर्भ में जो आज उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि निंदा प्रस्ताव में भी चर्चा उन्होंने करी है, हर्षवर्धन जी ने, फिर माननीय मुख्यमंत्री ने भी उनका पक्ष लिया और स्पीकर और मुख्यमंत्री जब एक होकर चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो एक तरफ का ही काम कर रहे हैं। निष्पक्ष लग रहे हैं आपको अध्यक्ष? निष्पक्ष तो तब लगता है अगर आज वो हमारी बात सुन लेते। डॉक्टर जनक, ये जो कुछ हो रहा है विधानसभा के अंदर, क्योंकि आप शुक्रवार को तो सुबह से ही विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा था, इस सब के बीच जो हुआ लगातार, चाहे प्रश्नकाल से पहले की बात हो, प्रश्नकाल में भी हंगामा हुआ, फिर आईडी लखनपाल जी ने भी अपना मैटर उठाया, विधानसभा अध्यक्ष इस सब के बीच कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा निष्पक्ष हैं और विपक्ष उनको बेवजह घेरने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये लोकतंत्र की एक बात है कि जो नंबर है, नंबर गेम में सत्ताधारी दल के पास 40 नंबर है और विपक्ष के पास 28 विधायकों का संख्या है। परंतु अगर वोट की संख्या को देखा जाए तो हिमाचल में जितने लोगों ने सरकार के पक्ष में मतदान किया था और जितने लोगों ने सरकार के खिलाफ मतदान किया था वो केवल 37,000 लोगों का अंतर है। हमारा कहने का अर्थ है कि हिमाचल के आधे से ज़्यादा, आधे के करीब करीब लोगों को प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग कर रहे हैं। और सदन केवल सत्ताधारी दल से नहीं बनता, सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका होती है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकार की गलत नीतियों पर, सरकार के गलत कामों पर विपक्ष आवाज़ उठाए। यही हमारा काम है। अगर कोई आपत्तिजनक कोई बात आती है या कोई ऐसा काम या कोई ऐसी नीति है जो जनता के विरोध में है या किसी के व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए, तो उन नीतियों का विरोध करना हमारा राजनीतिक धर्म है। जिस विषय को लेकर हंगामा हुआ वो केवल बात इतनी सी है कि मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, चाहे सदन के भीतर हैं चाहे सदन के बाहर हैं। हम अपने कलीग के प्रति ऐसा कह दें कि हमने उनकी गर्दन काट दी, बाकियों की गर्दन काट देंगे, तो ये तर्कसंगत नहीं है। और शायद उसी चीज़ के लिए ही भाजपा के हम सब लोगों ने ये माननीय विधानसभा अध्यक्ष से भी यही आग्रह किया कि आप केवल अपने बयान का वापस कर लें कि भाई मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। इतनी सी बात के लिए हमने कोई भी ये नहीं कहा कि भाई आप हम निंदा प्रस्ताव करेंगे या वो करेंगे। हमने केवल ये कहा कि आपने चुने हुए प्रतिनिधि, अपने सहयोगी, अपने कलीग के बारे में इस तरह के अपशब्दों का जो प्रयोग किया है वो अच्छा नहीं है, इसलिए अपने बयान को वापस लें। इतनी सी बात को लेकर, परंतु वो अड़ गए और उसके बाद की कार्रवाई जो है वो आप सब लोगों को मालूम है। जी बिल्कुल। डॉक्टर जनक, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। धन्यवाद। आईडी लखनपाल जी, आपको भी एक बात और है ना, देखिए इसमें अगर वो खेद प्रकट कर लेते तो क्या होना था, कोई छोटे थोड़ा ना हो जाने थे। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने शिवाजी की मूर्ति गिरने पर माफ़ी मांग ली। जब एक देश के प्रधानमंत्री इतनी बात, छोटी सी बात के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात थी। सर कलम कर देने वाले से जो वक्तव्य था वो ठीक नहीं था। यही हमने उनसे किया था, बाकी हमारी कोई उनसे कोई व्यक्तिगत रंजिश थोड़े है। और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में कई बार ऐसे वाक़यात हुए हैं। बुटेल जी थे, कई बार ऐसा हो जाता था बीच में, जोश में वो डांट भी देते थे, फिर बाद में वो खेद प्रकट कर लेते थे, तो उसमें कोई छोटा थोड़े हो जाता है। लेकिन उनको लगा कि व्यक्तिगत हमारे ऊपर, तो उन्होंने भी तो व्यक्तिगत बात करी ना। हमने सिर्फ उसमें यही कहा कि आप इस पे अपना खेद प्रकट करेंगे, इतनी सी बात थी, और क्या था। लखनपाल जी, बुरा लगता है आपको निजी तौर पर भी जब इस तरह के बयान आए उपचुनाव में, जो कुछ आपके खिलाफ कहा जा रहा था? मुख्यमंत्री एक दिन आपके इलाके में आकर कह रहे थे उपचुनाव के दौरान कि आप तो उनसे बात करके गए और आपने कहा कि मैं देख के आता हूँ मुख्यमंत्री जी कौन कौन वोट कर रहा है सही जगह पर, और फिर उसके बाद आप ही पलट गए, तो बुरा लगता है आपको भी? नहीं, वो तो झूठ बोल रहे हैं इस तरह से, मैं देख के आ रहा हूँ। मैंने किसको देखने जाना था? तो वोट डालने गए थे इस प्रकार की। उन्होंने तो और भी बहुत कुछ कहा, लेकिन अब इस तरह की आप जूस पी कर गए सुबह और फिर बोला मैं देख कर आता हूँ सब कुछ क्या हो रहा है वहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
अब कैसा महसूस करते हैं सत्ता पक्ष से अचानक विपक्ष में आकर आप बैठ गए? हालांकि आपने परिस्थिति बहुत बार बयां की है कि आप किन परिस्थितियों में आए हैं भाजपा में कांग्रेस छोड़कर, तो आपको महसूस कैसा होता है सत्ता पक्ष की जगह विपक्ष में बैठने के, अपने साथियों से सामने बैठकर? देखिए, जब मैं सत्ता पक्ष में विधायक था तब भी मेरा काम अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाना था। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और यहाँ पर भी मैं अपने क्षेत्र की जितनी जो हमारे काम हैं, विकास के काम हैं, डेवलपमेंटल वर्क्स हैं, उनकी आवाज़ उठानी है, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं है। ID लखनपाल जी, आपने समय दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ID लखनपाल और डॉक्टर जनक राज के साथ आपने एक खास बातचीत सुनी। हिमाचल प्रदेश में ये जो कुछ चल रहा है ये कहीं ना कहीं सुर्खियों में बना हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष से माफ़ी मांगने की मांग की गई है। सदन के अंदर भी ये कुछ हुआ, लेकिन ये सारा जो रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया गया। लेकिन विधानसभा से बाहर आने के बाद भी, सदन से बाहर आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपनी बात पर अडिग हैं और कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो उपचुनाव के दौरान सदन से बाहर जो शब्द कह दिए थे उस पर कम से कम वो अपने शब्दों को वापस ले, उस पर खेद व्यक्त कर ले। माफ़ी मांगने से या शब्दों को वापस लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.